हेलो एवरीवन, माय सेल्फ नीलेश ठाकुर। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। कि बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन कितने टाइप से होता है। ठीक है, अब जैसे मान लो कि हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब यदि मान लो यदि उनमें रिप्रोडक्शन नहीं होता, ठीक है, अगर उनमें रिप्रोडक्शन नहीं होता तो बहुत सारे बैक्टीरिया कहाँ से आते हैं, है ना। तो रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि जनन, मतलब कि एक से दूसरे की उत्पत्ति होना। ठीक है, ये होता है हमारा रिप्रोडक्शन। तो आज हम वही देखेंगे बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन, कि बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन कितने टाइप से होता है और कैसे होता है। ठीक है, मैंने इसके प्रीवियस वीडियो में आपको आउटर मेम्ब्रेन के फंक्शन, ठीक है, और आपको क्या बताया था कि मोटाइलिटी ऑफ बैक्टीरिया ऑब्जर्व इन लेबोरेटरी, कि हम लेबोरेटरी में बैक्टीरिया की मोटाइलिटी का कैसे पता लगाते हैं। तो ये सब हम कहाँ ऑब्जर्व करते हैं, किसमें ऑब्जर्व करते हैं, माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हैं। तो ये सब हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। और आज जो हमारा टॉपिक है वो देखेंगे हम रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया के बारे में, कि बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन कितने टाइप से होता है, क्या होता है, कैसे होता है, वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले मैंने लिखा है मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, कि बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन की विधि। ठीक है, अब इसकी मेथड के बारे में देखेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ क्या लिखा है कि बैक्टीरिया आर प्रोकैरियोटिक सेल। अब मैंने इसके पहले भी आपको बहुत बार बता चुका हूँ कि जो बैक्टीरिया है वो कैसी सेल है, एक प्रोकैरियोटिक सेल है। ठीक है, और प्रोकैरियोटिक का मैंने आपको मीनिंग भी बता दिया है, इसलिए मैं उसे बार बार रिपीट नहीं करूंगा। अगर आपको प्रोकैरियोटिक का मीनिंग समझना है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली क्या दिया है कि बैक्टीरिया जो है वो क्या है, एक प्रोकैरियोटिक सेल होती है। द डीएनए ऑफ बैक्टीरिया इज ए डबल हेलिक्स विथ 2 स्ट्रैंड्स। और जो बैक्टीरिया है, अब बैक्टीरिया में जो डीएनए होता है, ठीक है, बैक्टीरिया में जो न्यूक्लिक एसिड है कौन सा है, डीएनए है। तो जो डीएनए है उसमें डबल हेलिक्स के साथ में, ठीक है, डबल हेलिक्स विद 2 स्ट्रैंड्स, मतलब कि बैक्टीरिया में जो डीएनए है उसमें डबल हेलिक्स के साथ में क्या है, उसकी 2 स्ट्रैंड्स, मतलब कि 2 स्ट्रैंड्स मौजूद है। ठीक है, अब स्ट्रैंड्स कैसी होती है, ये इस टाइप से होती है। अगर एक स्ट्रैंड रहती तो ये इस टाइप से बना हुआ रहता, ये 1 स्ट्रैंड। अब इसने क्या बोला है कि बैक्टीरिया के डीएनए में डबल हेलिक्स के साथ में कितनी स्ट्रैंड्स होती है, 2 स्ट्रैंड्स होती है। तो डीएनए की कितनी स्ट्रैंड्स हो गई, 2। ठीक है, ये हो गई स्ट्रैंड्स। इस टाइप से स्ट्रक्चर बनता है ना। तो ये कहना चाहिए कि कितनी स्ट्रैंड्स होती है, डीएनए की 2 स्ट्रैंड्स होती है। इसके साथ में डबल हेलिक्स के साथ में डीएनए की कितनी स्ट्रैंड्स होती है, बैक्टीरिया में 2 स्ट्रैंड्स होती है। फिर आगे क्या दिया है, एट द टाइम ऑफ रेप्लिकेशन द स्ट्रैंड्स आर फॉर्म्ड ऑन ईच ऑफ द ओरिजिनल। ठीक है, क्या दिया है, एट द टाइम ऑफ रेप्लिकेशन द स्ट्रैंड्स आर फॉर्म्ड ऑन ईच ऑफ द ओरिजिनल। अब जो बैक्टीरिया में जो डीएनए की जो स्ट्रैंड्स हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, रेप्लिकेशन होता है। ठीक है, फिर वो क्या करते हैं कि एक नई ओरिजिनल प्रत्येक ओरिजिनल स्ट्रैंड्स बनाते हैं, स्ट्रैंड्स फॉर्म करते हैं या बनाते हैं। सो दैट 2 आइडेंटिकल डबल हेलिकल आर प्रोड्यूस्ड। इसलिए इसमें 2 आइडेंटिकल डबल हेलिकल आर प्रोड्यूस्ड, इसलिए इसमें 2 हेलिकल, ठीक है, बैक्टीरिया में 2 हेलिकल, डबल हेलिकल या 2 हेलिकल प्रोड्यूस की जाती है, या उसका उत्पादन किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है या उसका उत्पादन किया जाता है। फिर क्या दिया है, बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस बाय 2 मेथड। अब बैक्टीरिया में जो रिप्रोडक्शन होता है वो कितनी मेथड से किया जाता है, 2 मेथड से होता है। अब वो 2 मेथड कौन कौन सी है,
रिप्रोडक्शन जो है उसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? अलैंगिक जनन। क्या होता है? अलैंगिक जनन। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसका क्या होगा? लैंगिक जनन। ठीक है, तो अब हम ये टू मेथड के थ्रू देखेंगे कि इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है, कैसे बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन करते हैं, वो हम किसमें देखेंगे? इन टू मेथड्स में देखेंगे। ठीक है, अब हमारा पहला पॉइंट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो मैं आपको बेसिकली बोल के बता देता हूँ कि जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो इस रिप्रोडक्शन में जो बैक्टीरिया होते हैं ये अपने ही समान, ठीक है, अपने ही समान ऑर्गेनिज्म को उत्पन्न करते हैं, ठीक है, उन्हें प्रोड्यूस करते हैं अपने ही समान। तो वो कौन सा जनन कहलाता है, कौन सा रिप्रोडक्शन कहलाता है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रिप्रोडक्शन इन टू टाइप। अब जो इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें टू टाइप से रिप्रोडक्शन होता है। पहला है बाइनरी फिजन, मतलब कि एक तो बाइनरी फिजन के द्वारा होता है, सेकेंड है बाय बडिंग। तो जो बाइनरी फिजन है मतलब उसका मतलब होता है द्विखंडन, मतलब कि इसमें एक तो होता है कि द्विखंडन विधि के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है, और सेकेंड जो है बाय बडिंग मतलब कि मुकुलन के द्वारा इसमें क्या होता है? रिप्रोडक्शन होता है बैक्टीरिया में। तो हमारा पहला पॉइंट वही है बाय बाइनरी फिजन। ठीक है, बाय बाइनरी फिजन मतलब कि द्विखंडन विधि द्वारा इसका क्या हो रहा है? रिप्रोडक्शन हो रहा है। तो क्या है? इन ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन फर्स्ट स्टेप इन इनवर्ड ग्रोथ ऑफ द साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। अब जो इन ट्रांसवर्स मतलब होता है कि अनुप्रस्थ। अब जैसे मान लो कि जब कहना चाहिए जब एटमॉस्फेयर एक अनुकूल परिस्थिति में होता है, ठीक है, एक अनुकूल परिस्थिति में जब होता है तो वो अनुप्रस्थ के द्वारा बाइनरी फिजन मतलब कि द्विखंडन फर्स्ट स्टेप इन इनवर्ड ग्रोथ ऑफ द साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के अंदर ग्रोथ होती है बाइनरी फिजन में। द्विखंडन जब होता है तो ये क्या होता है कि जो कहना चाहिए कि जब वातावरण अनुकूल होता है, अनुकूल परिस्थिति में होता है तो ये अनुप्रस्थ के द्वारा कहना चाहिए साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के अंदर ये क्या करते हैं? ग्रोथ करते हैं एट द मिडिल ऑफ द सेल। अब जो सेल होती है तो ये सेल के बीच में होते हैं, मिडिल में स्थित होते हैं, और वहां पर ये क्या करते हैं? ग्रोथ करते हैं। ए मेसोसोम इज यूजुअली अटैच्ड टू द साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। और जो इसमें मेसोसोम होता है सेल में वो उपयोगिता के आधार पर देखा जाए तो या यूजुअली जो होता है वो कहां पर होता है? अटैच होता है। किससे अटैच होता है? ये साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन से मेसोसोम अटैच होता है। जब मैंने आपको बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर बताया था तो जो अंदर हमने कहना चाहिए कि जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन जो मैंने आपको बताई थी उसमें मेसोसोम इस टाइप से बताया था ना आपको, मेसोसोम है ना। तो उसने क्या बोला है कि ए मेसोसोम इज यूजुअली अटैच्ड टू द साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। जो मेसोसोम होता है वो किससे अटैच होता है? साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन से अटैच होता है। एट दिस लोकेशन पार्टिकुलरली इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, एट दिस लोकेशन पार्टिकुलरली इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और पर्टिकुलर से देखा जाए तो ये अधिकतर कौन से बैक्टीरिया में रहते हैं? अटैच रहते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ये अटैच होते हैं। ठीक है, ये हुआ। अभी बाइनरी फिजन हुआ नहीं है, अभी इसके आगे हमें उसमें देखना है कि उसमें रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है। ठीक है, और ये कहना चाहिए कि कैसे अनुकूल परिस्थिति में जीव अलग अलग हो रहे हैं, है ना। पहले कैसे रहते हैं, फिर उनमें द्विखंडन कैसे होता है, फिर वो अलग कैसे होते हैं, अपने समान मतलब जीवों को कैसे अलग करते हैं, उस टाइप से हमें पूरा रिप्रोडक्शन देखना है। तो मैंने आपको असेक्सुअल में यही बताया कि जब जीव अपने ही समान जीवों को उत्पन्न कर रहे हैं या प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो किसके अंतर्गत आते हैं? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत आते हैं। फिर इसमें टू टाइप से रिप्रोडक्शन होता है, एक है बाय बाइनरी फिजन के द्वारा या कहना चाहिए द्विखंडन के द्वारा, और सेकंड मैंने आपको क्या बताया? बाय बडिंग। बाय बडिंग का
होता है कि मुकुलन के द्वारा। तो हम पहले कौन सा देख रहे हैं, बाइनरी फिजन देख रहे हैं। इसमें रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है कि जब वातावरण या कहना चाहिए एटमॉस्फेयर पूरा अनुकूल परिस्थिति में है, तो अनुप्रस्थ में क्या होता है कि जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है, जो सेल की जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है उसके अंदर ग्रोथ हो रही है, और जो मीजोसोम होता है वो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन से अटैच होता है। और पर्टिकुलर यदि देखा जाए तो ये किससे अधिकतर किसमें होता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ये अटैच होता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे कि बाइनरी फिजन में मैंने आपको बता दिया कि जब अनुकूल परिस्थिति होती है वातावरण की तब रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, अब रिप्रोडक्शन हो रहा है, अब इसमें क्या होता है कि सेल के अंदर साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन में ग्रोथ होती है, और साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन से क्या अटैच रहता है, मीजोसोम अटैच रहता है। अब हम उसके आगे देखेंगे कि द नेक्स्ट स्टेप इज द इनवर्ड ग्रोथ ऑफ द सेल वॉल टू फॉर्म अ सेप्टम दैट अल्टीमेटली स्प्लाइट्स टू अलाउ सेपरेशन। ठीक है, क्या दिया है कि द नेक्स्ट स्टेप। अब हम आगे की स्टेप में जब बढ़ते हैं तो जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल के इज द इनवर्ड ग्रोथ ऑफ द सेल वॉल। सेल वॉल के अंदर क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है। और जब सेल वॉल में ग्रोथ हो रही है, क्योंकि देखो सेल वॉल में यदि ग्रोथ नहीं होगी तो उनमें रिप्रोडक्शन होगा नहीं होगा। तो सेल वॉल में जब ग्रोथ हो रही है तो सेल वॉल में ग्रोथ होने पर टू फॉर्म ए सेप्टम, तो क्या बन रहा है, सेप्टम बन रहा है। अगर सेप्टम मतलब पट मतलब भाग बन रहे हैं, तो जब सेल वॉल में ग्रोथ हो रही है तो टू फॉर्म अ सेप्टम, तो सेप्टम बन रहा है। अब जब सेप्टम बन रहा है तो दैट अल्टीमेटली स्प्लाइट्स टू अलाउ सेपरेशन। सेपरेशन मतलब अलग होना। तो जब उनमें सेप्टम बन रहा है तो वो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, स्प्लाइट्स टू अलाउ सेपरेशन, वो उसको अलाउ कर देता है। किस लिए अलाउ कर देता है, सेपरेशन होने के लिए अलाउ कर देते हैं। ठीक है, सेल वॉल उन्हें सेपरेशन होने के लिए क्या कर देती है, अलाउ कर देते हैं ऑफ द टू डॉटर सेल। और फिर जब उन्हें सेपरेशन होने के लिए परमिशन मिल जाती है, अलग होने के लिए परमिशन मिल जाती है, तो क्या कितने सेल का निर्माण होता है, कितनी सेल फॉर्म होती है, कितनी सेल हो जाती है, एक से टू डॉटर सेल, मतलब कि दो डॉटर सेल बन जाती है। अब वो कैसे हो रहा है अभी हम आगे देखेंगे, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है कि हम जब आगे बढ़ते हैं तो जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल में जब ग्रोथ होती है, ठीक है, सेल वॉल में जब ग्रोथ हो रही है तो ग्रोथ होने पर क्या बन रहा है, सेप्टम बन रहा है। और जब सेप्टम बन जाता है तो वो उसे कहना चाहिए अल्टीमेटली अलाउ कर देता है सेपरेशन होने के लिए। और जब सेपरेशन होता है तो कितनी सेल का निर्माण होता है, कितनी सेल का फॉर्मेशन हो रहा है, टू डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है। अब जब टू डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, अब हमने इसमें यहाँ पे देख लिया कि टू डॉटर सेल का फॉर्मेशन भी हो गया, टू डॉटर सेल बन भी गई, लेकिन वो बनी कैसे, ठीक है, अब वो बनी कैसे तो वो हम आगे देखेंगे कैसे बनी है। ठीक है, अब मैंने यहाँ एक बार बनाया हुआ है, ये देखो, ये बनाया है इसका, ये रिप्रोडक्शन, ठीक है, ये हो गई सेल, ओके, ये क्या हो गई सेल। अब इसमें क्या दिया है कि सिंथेसिस ऑफ न्यू वॉल बिगिंस एट द इक्वाटोरियल रिज। इक्वाटोरियल रिज कहना चाहिए कि इसमें संश्लेषण तो हो रहा है, लेकिन किसका संश्लेषण हो रहा है, न्यू वॉल। न्यू वॉल मतलब एक नई दीवार बन रही है, और कहां पर नई दीवार बन रही है, सेंटर में, है ना। अब जैसे आपने मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूं। आपने भारत का नक्शा देखा है, ठीक है, जब हम भारत का नक्शा देखते हैं तो भारत के नक्शे में बीचों बीच में एक रेखा ऐसे भी गुजरती है ना, तो उस रेखा को हम कौन सी रेखा कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं। ठीक है, अब उसको जब हम भूमध्य रेखा कहते हैं तो बस उसी प्रकार ये भी है कि जब सिंथेसिस होता है तो सिंथेसिस होने पर न्यू वॉल बन रही है। ठीक है, कौन सी वॉल बन रही है, एक न्यू वॉल बन रही है। तो न्यू वॉल जब बन रही है वो भी कहां पर, सेल के बीचों बीच, मतलब कहना चाहिए ये उसकी भूमध्य रेखा हो गई। भूमध्य रेखा से न्यू वॉल बन रही है। ठीक है, अब यहाँ फर्स्ट स्टेप में हमने देखा कि सिंथेसिस हुआ, सिंथेसिस होने के बाद में न्यू वॉल बनी। न्यू वॉल जब बन गई है तो हम अब सेकंड स्टेप पर आते हैं। सेकंड स्टेप क्या बोलती है इसकी, कि इनवर्ड ग्रोथ ऑफ साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन।
ये उसका साइटोप्लाज्म हो गया। ठीक है, साइटोप्लाज्म में सेपरेशन हो रहा है बीच में से, तो हम जब सेकंड स्टेप पर आए तो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन में क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रही है। और मेसोसोम आल्सो अटैच, और उसमें क्या अटैच है, साथ में क्या अटैच है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के साथ में मेसोसोम अटैच है टू द साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन टू फॉर्म सेप्टम। तो यहाँ से क्या बनना शुरू हो जाता है, जब यहाँ से उसका सिंथेसिस होना शुरू हुआ सेकंड स्टेप में, यहाँ पर कहना चाहिए कि यहाँ पर क्या बन रहा है, सेप्टम बन रहा है। तो सेप्टम अगर बन रहा है, यहाँ पर मैंने बताया कि पहले सेप्टम बनेगा, उसके बाद ही वो अलाउ करती है सेपरेशन होने के लिए, और जब सेपरेशन होगा तभी डॉटर सेल बनेगी। तो यहाँ पर सेप्टम बन गया है। सेकंड स्टेप में क्या बन रहा है कि भाई साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के साथ में मेसोसोम अटैच है, तो फिर उसके साथ में क्या फॉर्म हो गया, सेप्टम। अब जब सेप्टम फॉर्म हो गया है तो थर्ड स्टेप में क्या होगा, अब जब सेप्टम बन गया है तो जो सेल है वो अलाउ कर देगी डॉटर सेल को, मतलब कहना चाहिए सेपरेशन होने के लिए अलाउ कर देगी। तो उसने अब सेकंड स्टेप में सेप्टम बन गया है, थर्ड स्टेप में उसने क्या कर दिया है, सेल को अलाउ कर दिया है, और दोनों का क्या हो गया है, सेपरेशन हो गया है। अब सेपरेशन हो गया तो ये देखो रिप्रोडक्शन हो गया, दो सेल बन गई है, एक सेल से कितनी सेल बनी है, दो सेल, मतलब यहाँ पर क्या हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया है आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ सेप्टम टू डॉटर सेल्स सेपरेटेड, है ना। उसने कहते हैं कि बाद में जब सेप्टम का फॉर्मेशन हो जाता है, तो जब सेप्टम का फॉर्मेशन हो जाता है तो वो सेपरेटेड हो जाती है कितनी सेल में, टू डॉटर सेल में। ठीक है, आया रिप्रोडक्शन समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं भी आया होगा तो आप डाउट अगर रहेगा तो क्वेश्चन कर लीजिएगा। बट मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि फर्स्ट स्टेप में सिंथेसिस हुआ न्यू वॉल का, कहाँ से, ये बीच से साइटोप्लाज्म के बीच सेंटर से न्यू वॉल का सिंथेसिस हुआ। सिंथेसिस जब हुआ तो क्या हुआ कि भाई साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन में ग्रोथ हुई, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के साथ में क्या अटैच है, मेसोसोम अटैच है, और उसमें जब ग्रोथ हो रही है तो ग्रोथ होने पर क्या फॉर्म हो रहा है, सेप्टम। अब जब सेप्टम फॉर्म हो गया है तो थर्ड स्टेप में सेल ने उसे अलाउ कर दिया है, वो सेपरेशन हो गया है दोनों के बीच में। जब सेपरेशन हो गया मतलब सेप्टम का जब फॉर्मेशन हो गया तो दोनों के बीच में सेपरेशन हो गया। सेपरेशन होने पर दो डॉटर सेल हमारे पास आ गई है, मतलब कि रिप्रोडक्शन हो गया। ठीक है, अब हम इसके आगे, अभी ये बाइनरी फ्यूजन हमारा खत्म नहीं हुआ है, अभी थोड़ा सा और बचा है, उसके बाद हम देखेंगे बड़ी क्या होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि सेप्टम का जब फॉर्मेशन होता है तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में सेल्स कैसे अलग होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हेडिंग पे डाली हुई कि सेप्टम फॉर्मेशन इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ठीक है, सबसे पहला एग्जांपल क्या दिया है कि यहाँ पर ये कैप्सूल जैसी संरचना बनी हुई है। ठीक है, यहाँ पर भी कहना चाहिए कि यहाँ भी साइटोप्लाज्म में क्या होता है, ग्रोथ होती है, और जब साइटोप्लाज्म में ग्रोथ होती है तो यहाँ पर बीच में ये क्या बना है, सेप्टम बना हुआ है। ठीक है, और जब सेप्टम बन गया है तो ये उसे अलाउ कर देते हैं, यहाँ पर दो कैप्सूल बन जाते हैं, रिप्रोडक्शन हो जाता है। तो ये कैप्सूल जैसे जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये कौन सा बैक्टीरिया है, बैसिलस सबटाइलिस बैक्टीरिया, बैसिलस बैक्टीरिया है ये। ठीक है, उसके बाद सेकंड देखना कि ये यहाँ पर दिया हुआ है राउंड शेप में। अब राउंड शेप में बीच साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन में क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है। ग्रोथ होने के बाद में यहाँ पर सेप्टम बन रहा है, तो सेप्टम का यहाँ फॉर्मेशन हो रहा है, और जब सेप्टम का फॉर्मेशन हो गया है तो ये इसे अलाउ करता है, यहाँ पर दोनों सेल अलग अलग हो जाती है, दो डॉटर सेल बन जाती है। तो ये कौन सा बैक्टीरिया हो गया आपका, एग्जाम्पल स्ट्रेप्टोकोकस फ्यूकैरिस बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये सिर्फ थोड़ा सा मैंने आपको बेसिकली ही बताया कि आपको पता रहना चाहिए कि बिना सेप्टम के फॉर्मेशन के कोई भी डॉटर सेल या किसी भी सेल में रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता। इसलिए फर्स्ट याद रखना कि फर्स्ट जो रहेगी उसमें साइटोप्लाज्म में सेंटर में, है ना, सेंटर में पहले सिंथेसिस होगा, संश्लेषण होगा। उसके बाद सेकंड स्टेप में जब आप आओगे तो उसमें साइटोप्लाज्म में ग्रोथ होगी, ग्रोथ के साथ में उसमें क्या अटैच रहेगा, मेसोसोम अटैच रहेगा। मेसोसोम अटैच रहने के साथ में और क्या रहेगा उसमें, जब मेसोसोम अटैच है फिर जब उसमें ग्रोथ होगी तो किसका फॉर्मेशन होगा, सेप्टम का फॉर्मेशन होगा। और थर्ड स्टेप में जब उसमें सेप्टम का फॉर्मेशन हो गया है तो सेप्टम के फॉर्मेशन के बाद में वो उसे सेपरेट होने के लिए अलाउ कर देती है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे बडिंग। बाय बडिंग के द्वारा रिप्रोडक्शन कैसे होता है। बडिंग का मतलब मैंने आपको बताया था मुकुलन या नवोदित।
बाय बडी। ये क्या रिप्रोड्यूस करते हैं, मतलब रिप्रोड्यूस होते हैं, किसके द्वारा रिप्रोड्यूस होते हैं, बडिंग के द्वारा या मुकुलन के द्वारा ये क्या होते हैं, रिप्रोड्यूस होते हैं। कुछ बैक्टीरिया कहना चाहिए बडिंग के द्वारा क्या होते हैं, रिप्रोड्यूस होते हैं। अब कुछ बैक्टीरिया में उसने जैसे कि कह दिया था कि रोडोस्यूडोमोनास एसिडोफिला, ये किसके द्वारा रिप्रोड्यूस हो रहा है, बडिंग के थ्रू रिप्रोड्यूस होता है। इन दिस प्रोसेस ए स्मॉल बर्ड डेवलप्स एट वन एंड ऑफ द सेल। ठीक है, क्या दिया है, इन दिस प्रोसेस ए स्मॉल बर्ड डेवलप्स एट वन एंड ऑफ द सेल। अब ये जो प्रोसेस है, मतलब कहना चाहिए कि इस प्रोसेस में सेल पर, ठीक है, इस प्रोसेस में सेल पर एक स्मॉल बर्ड डेवलप होता है ना, सेल पर या सेल के एंड पर, सेल के एंड पर मतलब कहना चाहिए आखिरी भाग पर, सेल के एक एंड पर आखिरी भाग पर स्मॉल बर्ड डेवलप होता है। स्मॉल मतलब छोटी, बर्ड मतलब मुकुल या कहना चाहिए कली जैसा एक कली, फूल की कली देखी है ना आपने, फ्लावर्स की छोटी छोटी जो कलियां रहती है, वैसे ही उसने बोला है कि स्मॉल बर्ड डेवलप एट वन एंड ऑफ द सेल। तो सेल के जो आखिरी एंड पर एक छोटी सी या स्मॉल बर्ड या कहना चाहिए कली डेवलप होती है इस प्रोसेस में। ठीक है, तो दिस enlarges and develop into a new cells which separates from the parent। जब वो कली विकसित होती है तो जब वो enlarge मतलब बड़ी हो जाती है, बड़ी होने पर मतलब बड़ी होती है और जब डेवलप होती है तो एक क्या बनती है, एक नई सेल बनती है। और जब नई सेल बन जाती है तो सेपरेट फ्रॉम द पेरेंट, मतलब कि कहना चाहिए वो अपने पेरेंट से क्या हो जाती है, सेपरेट हो जाती है या अलग हो जाती है। अलग कब होगी, पहले तो छोटी स्मॉल कली थी, तब तक वो प्लस थी, आपस में जुड़ी हुई थी, लेकिन जब वो एनलार्ज हुई, बड़ी हुई, उसका जब डेवलप हुआ तो डेवलप होने के बाद में वो अपने पेरेंट से क्या हो जाती है, सेपरेट हो जाती है। जब वो एक पूरी तरह से विकसित हो जाती है, पूरी तरह से एक नई सेल बन जाती है, तब वह अपने पेरेंट से क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। देखो ये हुई हमारी रोडोस्यूडोमोनास एसिडोफिला, ये सेल हो गई। अब जब ये सेल हुई तो इसके सेकंड पार्ट में जब हम आए तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि सेल के अंतिम छोर पर या आखिरी भाग पर एक छोटी सी कली, ये कली बनी हुई है ना, इसको बर्ड बोलते हैं या मुकुल बोलेंगे। ठीक है, मुकुल, साइंस लैंग्वेज में इसको मुकुल बोलेंगे, मुकुल बना हुआ है। अब जब ये मुकुल बन गया, अब जब ये डेवलप हुई, ठीक है, डेवलप हुई, एनलार्ज हुई, बड़ी हुई, और जब बड़ी हो गई, एक नई सेल बन गई, तो ये यहाँ से क्या हो गई, अलग हो गई। इसमें क्या हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, ये अपने पेरेंट से अलग हो गई। तो ये देखो यहाँ पर दो सेल बन गई, ठीक है, बन गई ना। तो ये बहुत ही इजी है कि कुछ बैक्टीरिया जैसे रोडोस्यूडोमोनास एसिडोफिला किसके द्वारा रिप्रोड्यूस होते हैं, बड़ी के द्वारा रिप्रोड्यूस होते हैं। और इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो सेल होती है, सेल के आखिरी भाग पर एक छोटा सा या स्मॉल बर्ड या छोटी सी कली या छोटा सा मुकुल डेवलप होता है। तो जब वो डेवलप होता है तो जब वो बड़ा हो जाता है और डेवलप हो जाता है, जब उसका डेवलप होता है, वो बड़ी होती है, तो वो एक नई सेल बन जाती है। और जब नई सेल बनती है तो वो क्या होती है, सेपरेट हो जाती है, किससे, अपने पेरेंट से। ये यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है, ये छोटी सी कली दिखाई दे रही है। ठीक है, अब हम देखेंगे इसी में आगे, इन सम बडिंग बैक्टीरिया सच एज हाइपोमाइक्रोबियम स्पीशीज द बर्ड में डेवलप एट द एंड ऑफ अ प्रोथेका। प्रोस्थेका, ठीक है, सॉरी यहाँ लिखने में थोड़ा गड़बड़ हो गया है, प्रोस्थेका है, ठीक है, प्रोस्थेका। अब यहाँ पर क्या किया है, कुछ बैक्टीरिया में बडिंग तो होती है, ठीक है, अब कुछ बैक्टीरिया में बडिंग होती है, जैसे हाइपोमाइक्रोबियम स्पीशीज, मतलब कि एक हाइपोमाइक्रोबियम स्पीशीज जाती है जिसमें एक बर्ड डेवलप होती है। और कहाँ पर, प्रोस्थेका के एंड पर, ठीक है, प्रोस्थेका के एंड पर एक बर्ड डेवलप होती है। वो कौन सी स्पीशीज में आते हैं, हाइपोमाइक्रोबियम
माइक्रोबियम स्पीशीज में आते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर देखो इस टाइप से इसमें है, ये है हाइपोमाइक्रोबियम स्पीशीज। यहाँ पर इसके प्रोस्थेका के एंड पर, ये प्रोस्थेका है, ये प्रोस्थेका है, ये प्रोस्थेका के एंड पर एक कली विकसित हुई है। अब जब ये डेवलप हो गई तो ये यहाँ पर इस टाइप से मतलब जुड़ी तो रही है, प्रोस्थेका से अलग नहीं होती है, प्रोस्थेका बीच में रहेगा, लेकिन ये इसके आखिरी छोर पर जो कली बनी हुई थी वो डेवलप हुई और तो उसका आकार कैसा हो गया, लार्ज हो गया, बड़ा हो गया। ठीक है, ये हुआ बॉडी। अब हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। इसे जेनेटिक रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, लैंगिक प्रजनन होता है और इसमें संयुग्मन के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। अब ये संयुग्मन के द्वारा कैसे होता है वो हम इसमें देखेंगे। एक जेनेटिक रिप्रोडक्शन है जो जीन्स को कैरी करने का काम करता है। अब वो जीन्स कौन से है, जेनेटिक कौन से है, वो अब इसमें देखेंगे। ठीक है, क्या है जेनेटिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सम बैक्टीरिया, मतलब कहना चाहिए कि कुछ बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल प्रोसेस और बाय कंजुगेशन, मतलब कि कुछ बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस तो होते हैं बट कैसे, इसके द्वारा या तो वो लैंगिक प्रक्रिया करेंगे या सेक्सुअल प्रोसेस करेंगे या फिर कंजुगेशन मतलब कि संयुग्मन प्रोसेस के द्वारा ये क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं या प्रजनन करते हैं। इन कंजुगेशन ट्रांसफर ऑफ जीन्स, और ये जो संयुग्मन है या कंजुगेशन प्रोसेस जो होती है वो क्या करती है, जीन्स को ट्रांसफर करने का काम करती है। कैसे, बिटवीन सेल्स, मतलब सेल्स के मध्य में ये जीन्स कैरिंग करने का काम करती है। दैट आर इन फिजिकल कांटेक्ट विद वन अनदर, और ये क्या करती है कि फिजिकल कांटेक्ट के साथ एक कहना चाहिए जीन्स को कैरिंग करती है और ट्रांसफर करती है। और इसमें क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। किसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कंजुगेशन के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। अब कैसे होता है वो हम इसमें देखेंगे कि जो ये हो गई हमारी ये हमारी है डोनर, ये हो गई डोनर सेल। ठीक है, ये क्या है, डोनर सेल ट्यूब है। अब ये डोनर सेल ट्यूब है तो इसके अंदर ये क्या है, सेल। अब ये सेल के बीच में यहाँ से क्या जाएगा, कहना चाहिए कि जीन्स जाएगा किसमें, रिसिपिएंट। डोनर सेल मतलब, डोनर मतलब मैंने इसके प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था। डोनर का मतलब क्या होता है, डोनर का मतलब होता है कि देने वाला, है ना, और रिसिपिएंट सेल मतलब कि उसे ग्रहण करने वाला। ठीक है, रिसिपिएंट मतलब उसे रिसीव करने वाला और डोनर मतलब देने वाला। तो जो डोनर सेल ट्यूब है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से क्या निकल रहा है, कंजुगेशन के थ्रू क्या ट्रांसफर हो रहा है, जीन्स ट्रांसफर कर रहा है। ठीक है, इसको न्यूक्लिक एसिड ट्रांसफर हो रहा है। ये क्या है, कंजुगेशन ट्यूब है और ये क्या है, डोनर सेल ट्यूब है। ठीक है, ये क्या है, डोनर सेल ट्यूब है और ये क्या है, कंजुगेशन ट्यूब है। यहाँ से न्यूक्लिक एसिड या जीन्स इस कंजुगेशन ट्यूब के थ्रू ट्रांसफर हो रहा है। ट्रांसफर होने के बाद में कहां पर आ रहा है, रिसिपिएंट सेल में आ रहा है। रिसिपिएंट सेल में जब जीन्स आ जाता है तो क्या होता है, ये जो बी सेंटर है सेल के अंदर क्या आया है, डोनर ने जो भेजा जीन्स, डोनर डीएनए इज इंटीग्रेटेड इनटू क्रोमोसोम ऑफ रिसिपिएंट सेल। रिसिपिएंट सेल ने क्या किया, डोनर के द्वारा जो जीन्स भेजा गया था उस डीएनए को ग्रहण किया। उसके अंदर रिसिपिएंट सेल में क्या है, रिसिपिएंट सेल ऑफ क्रोमोसोम, मतलब रिसिपिएंट सेल में क्या है, क्रोमोसोम है, डीएनए है। ठीक है, तो डोनर सेल मतलब क्या है कि देने वाला और रिसिपिएंट सेल मतलब कि उसे ग्रहण करने वाला। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक यहाँ पर ऐड होता है और अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा कि बैक्टीरिया को न्यूट्रिशन किसके किसके थ्रू रिसीव होता है, वो हम सब देखेंगे। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप ग्रुप में क्वेश्चन कीजिए या आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।